हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो टॉप गन मैवरिक दशकों में आई हुई सबसे बेहतरीन एविएशन मूवीज में से एक थी। ऑल्दो कई टेक्निकलिटीज में इस मूवी ने चीजों के साथ जस्टिस करी, पर कई चीजों में फिक्शनल एलिमेंट भी आ गया। अगर आप हमें काफी दिनों से फॉलो करते हैं तो इस मूवी में दिखाई गई कई चीजों को समझना आपके लिए आसान रहा होगा, जैसे कि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को टारगेट करने के लिए टारगेट पॉड का यूज करना। बाकी फिक्शनल पार्ट में मिसाइल को डॉज करने के लिए फ्लेयर्स का छोड़ना, ये एक फिक्शनल पार्ट था क्योंकि मिसाइल जो थी वो IR मिसाइल्स नहीं थी, तो वहां पर आप फ्लेयर्स के बजाय चैफ्स यूज करते हैं। पर विजुअली चीजों को अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर फ्लेयर्स को यूज किया गया। बाकी जो ट्रेनिंग एलिमेंट्स हैं इसको पायलट्स ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, पर यहाँ पर एक और फिक्शनल पार्ट था जो कि फिक्शनल तो था पर रियलिटी के भी काफी क्लोज था, और उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस मूवी की शुरुआत में जो मैवरिक का कैरेक्टर है ये टेस्ट पायलट होता है एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए जिसे डार्क स्टार कहा जाता है। इंटरेस्टिंगली इस मूवी के लिए ये एयरक्राफ्ट डिजाइन किया गया था लॉकहीड मार्टिन की स्कंक वर्क द्वारा। स्कंक वर्क एक्चुअली लॉकहीड मार्टिन के एडवांस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देखती है, और इनके प्रोग्राम में ही लॉकहीड F-104 स्टारफाइटर, SR-71, F-117, F-22 रैप्टर और F-35 जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। यहाँ तक कि लॉकहीड का जो U-2 रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट है वो भी इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया, तो इनकी रेपुटेशन का जो पता है वो इसी से लग जाता है। तो इस मूवी का जो डार्क स्टार एयरक्राफ्ट था ये एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट था जो कि मैक 10 की स्पीड को अचीव करता है फिक्शनली। तो इस एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने में स्कंक वर्क्स ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और फिजिक्स को यूज करते हुए एक्यूरेसी के काफी क्लोज डिजाइन बनाया गया। इस डिजाइन ने इवन चाइना तक को क्यूरियस कर दिया, और ये चीज निकलकर सामने आई कि चाइनीज स्पाई सैटेलाइट्स को स्पेशली मूव कराया गया इस एयरक्राफ्ट की रिकॉग्निजेंस के लिए। तो 2007 के आसपास ये चीज निकलकर सामने आई कि यूएस द्वारा काम किया जा रहा है SR-72 पर, जो कि SR-71 ब्लैकबर्ड का सक्सेसर होने वाला है। पर SR-72 जो है ये हाइपरसोनिक स्पीड पर फ्लाई करेगा, जबकि SR-71 जो था वो हायर सुपरसोनिक स्पीड पर फ्लाई करता था। तो SR-72 का जो डिजाइन रिवील किया गया था वो एक्चुअली काफी क्लोज दिखता है डार्क स्टार के डिजाइन से, और चाइना की यही कंफ्यूजन रही होगी कि ये SR-72 हो सकता है। तो इससे पहले कि हम यहाँ पर आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या हमें एक्चुअली मैन्ड हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इन हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट की जो खास बात है वो इनकी हाई स्पीड ही है, और ये रिकॉग्निजेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के रोल परफॉर्म कर सकते हैं। पर आजकल ये रोल तो सैटेलाइट्स भी परफॉर्म कर सकती हैं, तो ये क्या स्पेशल ऑफर कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर उठता है वो ये उठता है कि आजकल A-सैट भी काफी बन गई है, यानी कि एंटी सैटेलाइट वेपन्स भी काफी बन गए हैं, तो सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करी जा सकती हैं। और उस केस में अगर आपको रिकॉग्निजेंस करने की या फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग की रिक्वायरमेंट आती है तो ये एयरक्राफ्ट आपके काम आ सकते हैं। बाकी अटैक रोल के लिए भी कहा जाता है कि इन एयरक्राफ्ट को यूज किया जा सकता है, पर वो एक काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जहां पर आपको हाइपरसोनिक से फिर से सुपरसोनिक में ट्रांजिशन करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी हाई स्पीड में अटैक करना भी काफी ट्रिकी हो जाएगा। तो ये एयरक्राफ्ट काफी एक्सपेंसिव होने वाले हैं और इनको ऑपरेट करना भी काफी एक्सपेंसिव होगा, तो इनकी प्रैक्टिकलिटी को एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। यूएस में कई कंपनीज इन्हें एज अ प्राइवेट एयरलाइनर के तौर पर भी डेवलप कर रही हैं। यूएस की कंपनी हर्मियस द्वारा ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल कर सकेंगे और पैसेंजर्स को भी कैरी कर सकेंगे, और इनके द्वारा इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू भी अचीव किए गए हैं। इनके द्वारा एक इंजन पर काम किया जा रहा है जिसे ये काइमेरा कहते हैं, और उस इंजन को यूज करके इन्होंने टर्बोजेट मोड से ट्रांजिशन किया है रैमजेट मोड पर, जो कि इनको हाइपरसोनिक स्पीड में ले जाने में सक्षम होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले दूसरे हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स को देख लेते हैं। तो SR-72 की बात हमने पहले से करी थी। SR-72 के लिए भी जो इंजन है ये डेवलप किया जा रहा है, और कई चीजें इस प्रोग्राम में बोरो करी जा रही हैं डार्पा के फैल्कन प्रोजेक्ट से। तो डार्पा के फैल्कन प्रोजेक्ट में दो चीजों पर काम किया जा रहा है। पहला है हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम, जिसके अंतर्गत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को बनाया जा रहा है, जैसे कि इंडिया में ब्रह्मोस 2 पर काम किया जा रहा है। बाकी फैल्कन प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो दूसरी चीज पर काम किया जा रहा है ये एक हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल है जो कि मैन्ड हो सकती है और सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करने के काम आएगी। तो इस प्रोग्राम को स्पेशल नाम दिया गया है और ये ब्लैक स्विफ्ट प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत एक एयरक्राफ्ट को डेवलप करना है जो कि नॉर्मली रनवे से टेक ऑफ कर पाएगा और मैक 6 की स्पीड को अचीव कर पाए और दोबारा से लैंड कर पाए। तो इसी प्रोग्राम से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको बोरो किया जा रहा है SR-72 के प्रोग्राम में, और ऐसी ही कुछ कैपेबिलिटीज टॉप गन मैवरिक के फिक्शनल एयरक्राफ्ट
डार्क स्टार में भी थी। वहाँ पर मैक 10 को अचीव किया जाता है, पर एक्चुअल में जो गोल है ये मैक 6 को अचीव करने का रखा गया है। तो इस तरीके के एयरक्राफ्ट को बनाने में जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो इस तरीके के एयरक्राफ्ट को बनाने में चैलेंज ही चैलेंज है, पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यहाँ पर इंजन को लेकर है। तो नॉर्मली जो एयरक्राफ्ट हैं ये टर्बोफैन इंजन को यूज़ करते हैं या फिर टर्बोजेट इंजन को यूज़ करते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट को 0 से पुश करके मैक 2 के ऊपर फ्लाई कराने में सक्षम है, यानी कि साउंड की स्पीड का 2 गुना नॉर्मल टर्बोजेट इंजन या फिर टर्बोफैन इंजन पहुंचा सकते हैं। जेट इंजन्स को जब हमने एक्सप्लेन किया था तो हमने बताया था कि कैसे एयर को इनटेक किया जाता है, फिर डिफरेंट टर्बाइंस को यूज करके कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद कंबशन किया जाता है, फिर एक्सपेंशन की वजह से थ्रस्ट हमें मिलता है। तो यहाँ पर जो एयर इनटेक है ये सबसोनिक स्पीड पर ही होना चाहिए। सुपरसोनिक स्पीड में अगर एयर इनटेक होगा तो इंजन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए एयर इनटेक्स को भी स्पेशली डिजाइन करना पड़ता है। और यही वजह है कि इनटेक रैम्प्स लगाने पड़ते हैं या फिर DSI को यूज करना पड़ता है, जो कि डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट है। तो जब एयरक्राफ्ट हाई स्पीड पे फ्लाई करता है तो जो एयर फ्लो है उसकी भी स्पीड बढ़ती है, जिसकी वजह से जो सबसोनिक स्पीड अंदर आनी चाहिए उनको लाने में परेशानी होती है और ये करने में एक्स्ट्रा एफर्ट लगते हैं, जो कि एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में ये जो टर्बो मशीनरी वाले इंजन्स होते हैं, यानी कि ये जो टर्बोजेट या टर्बो फैंस होते हैं, ये एफिशिएंट नहीं होते और एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा ये ऑपरेट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर रैम जेट का कॉन्सेप्ट आता है और इसी की कैटेगरी है स्क्रैम जेट, जिसे सुपरसोनिक रैम जेट कहा जाता है। तो रैम जेट कैसे काम करता है? तो रैम जेट में बेसिकली एयर को कंप्रेस करने के लिए कोई मूविंग पार्ट नहीं होते हैं, ये एयर की स्पीड को यूज करता है उसे कंप्रेस करने के लिए, और यहाँ पर एयर की स्पीड जो है ये सुपरसोनिक होनी चाहिए। तो ये चीज हम आपको बता दें कि कंबशन यहाँ भी सबसोनिक स्पीड पर होता है, लेकिन कंप्रेशन के लिए आपको सुपरसोनिक स्पीड चाहिए, जो कि शॉक वेव को फॉर्म करती है और एयर को कंप्रेस करती है। अब शॉक वेव क्या होती है? तो कभी आपने ये सोचा है कि एयरक्राफ्ट की स्पीड मैक नंबर में ही क्यों होती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से ही क्यों बताई जाती है कि ये मैक 1 फ्लाई कर रहा है या मैक 2 फ्लाई कर रहा है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड पे है या फिर उसका 2 गुना है? तो हवा जो है ये एक फ्लूइड है, इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसकी भी प्रॉपर्टी होती है। तो जो साउंड है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को यूज करती है, और अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ या आप कुछ बोलते हैं तो हमारी साउंड एयर को एज अ मीडियम यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। अगर फ्लूइड के बजाय वैक्यूम होगा तो अगर आप मेरे बगल में भी खड़े होंगे तब भी मेरी आवाज आप तक कभी नहीं पहुंचेगी। तो ये जो मीडियम है साउंड को ट्रेवल कराने का, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और साउंड से आप इस मीडियम की प्रॉपर्टी को भी जज कर सकते हैं। तो एक तरीके से फ्लूइड में फ्लो को यहाँ पर साउंड से जज किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड को यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट की स्पीड को बताने के लिए। तो जब एक एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड पर जाता है, यानी कि साउंड बैरियर को तोड़ता है, तो वहां पर शॉक वेव फॉर्म होती है और मैक कोन भी फॉर्म होता है, साथ में एक लाउड आवाज भी आती है। कभी कभी ये मैक कोन विजिबल होता है, स्पेशली एयरक्राफ्ट अगर लो फ्लाई कर रहा हो, और कभी कभी नहीं होता। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरेक्शन होता है एयरक्राफ्ट का और एयर का उस स्पीड में वो डिफरेंट हो जाता है। और शायद ये डायग्राम आपको चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पा रहा हो। और ऐसी ही कुछ चीज होती है जब एक लाउड एक्सप्लोजन होता है, इसमें भी एकदम से एनर्जी बाहर निकलती है और एयर के साथ इंटरैक्ट करती है और शॉक वेव का फॉर्मेशन होता है साउंड के साथ। तो इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे जो शॉक वेव है ये एयर को कंप्रेस कर रही है रैमजेट के लिए, और फिर कंबशन चैम्बर में ये एयर जा रही है, फिर बाहर एक्सपेंशन होता है और थ्रस्ट मिलता है। ब्रह्मोस मिसाइल का जो इंजन है वो भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन वहां पर टर्बोजेट इंजन को नहीं यूज किया जाता है, एक रॉकेट मोटर को यूज किया जाता है जो कि इस मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड पर ले जाती है, और उसके बाद उसका जो रैमजेट इंजन है वो चालू होता है। अब स्क्रैमजेट इंजन में क्या होता है कि जो रैमजेट का प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल यूज होता है, पर रैमजेट के केस में जैसा हमने बताया कि एयर को कंबशन से पहले सबसोनिक किया जाता है, पर स्क्रैमजेट में जो कंबशन है ये सुपरसोनिक स्पीड पर ही होता है। तो यहाँ पर डिजाइन आपको और भी ज्यादा सिंपल मिलेगा। तो यहाँ पर जो इनलेट है ये स्पीड को एयर की डेफिनेटली लोअर मैक नंबर पर लेकर आता है, पर वो सुपरसोनिक ही रहती है, और उसके बाद कंबशन के बाद एयर और ज्यादा हाई स्पीड पर निकलती है। तो इन सारे ऑपरेशन में जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा ऊपर चला जाता है, तो डिफरेंट कूलिंग मैकेनिज्म को भी यूज करना पड़ता है। और ये खाली इंजन के साथ नहीं होता है, इवन एयरक्राफ्ट के सरफेस के साथ भी होता है, और इसलिए ऐसे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर बेयर कर सके। तो बेसिकली इनके इंजन ऐसे काम करते हैं कि एक टर्बोजेट इंजन होता है और उसके पीछे एक स्क्रैमजेट इंजन होता है। तो पहले टर्बोजेट इंजन को यूज किया जाता है सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करने के लिए, और जब सुपरसोनिक स्पीड आ जाती है तो उस इंजन को बंद करके
जो सुपरसोनिक एयर आ रही है उसे बाईपास कराकर स्क्रैमजेट इंजन पर लाया जाता है, जैसा कि आप सामने एनिमेशन में देख सकते हैं। और फिर ये स्क्रैमजेट इंजन चालू होता है और एयरक्राफ्ट को हाइपरसोनिक स्पीड पर ले जाता है। ये चीज इवन टॉप गन मैवरिक में डिस्प्ले भी करी गई थी, जहां पर नॉर्मल जेट इंजन को बंद करके मैवरिक द्वारा स्क्रैमजेट इंजन को चालू किया जाता है। तो ये जो डार्क स्टार एयरक्राफ्ट था ये फिक्शनल जरूर था मूवी में, पर ये रियलिटी के काफी क्लोज था और आने वाले कुछ सालों में आपको ऐसे एयरक्राफ्ट उड़ते हुए दिखाई दे भी सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।